हेलो एवरीवन। एम लक्ष्मीकांत के सारे पिलर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। सिक्स्थ पिलर लास्ट पिलर था। आज इसका टेस्ट पेपर लगा लेते हैं, ये जो मिनी टेस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्लीट पॉलिटी के अपन मेजर टेस्ट लगाएंगे और फाइनल फिर अपन सारे की सारी सब्जेक्ट्स के एक साथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मिनी टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान का भाग 9 नगर पालिकाओं के बारे में है, ये तो गलत बात है। संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों के बारे में है, ये स्टेटमेंट सही है। संविधान का भाग 15 न्यायाधिकरणों के बारे में है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। जब सही पूछा है तो सही तो अपन को मिल ही गया। संविधान का भाग 16 चुनावों के बारे में है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संविधान का भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, न कि नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं के भाग में नगर पालिकाओं के बारे में तो भाग कौन से में है भाई, 9A में प्रावधान दिया गया है। स्टेटमेंट बी सही है क्योंकि 9B जो है भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। इसे 97th संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, न कि न्यायाधिकरणों से। न्यायाधिकरणों के बारे में जानकारी अपन को मिलती है 14A में। फिर उसके बाद डी भी गलत है क्योंकि संविधान का भाग जो 16 है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों व अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, कि न कि चुनावों से। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक को पारित करना समान प्रक्रिया द्वारा शासित है, बात बिल्कुल सही है। मंत्री गैर सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित नहीं कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सदन में गैर सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित करने के लिए 1 महीने की सूचना आवश्यक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। भाई, तीनों स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया समान होती है चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी। हालांकि गैर सरकारी विधेयकों की चर्चा के लिए समय सीमित होता है। सेकंड स्टेटमेंट, केवल सांसद जो मंत्री नहीं है गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, मंत्री केवल सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले 1 महीने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे PYQs हैं, चाहे रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों, CDS या फिर क्या बोलते हैं जियो साइंटिस्ट वगैरह, तो ध्यान से पढ़ना क्योंकि इनसे क्वेश्चंस वापस से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं UPSC में। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो भारत के राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्दिष्ट करें। ये बात तो सही है भाई। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीयक विधि अधिकारी होता है जो भारत के महान्यायवादी की सहायता करता है, और भारत के कई अपर सॉलिसिटर जनरल उसकी सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई इसके अंदर। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के महान्यायवादी का कार्य यह होता है कि वह भारत की सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह दे और अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 76 क्लोज 2 के अनुसार भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के द्वितीयक विधि अधिकारी होते हैं। वे महान्यायवादी की सहायता करते हैं। उनके साथ कई अपर सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रकार्य नहीं है। भारतीय संविधान व अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधियों रक्षोपायों से संबंधित विषयों का अन्वेषण या प्रशिक्षण करना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है भाई। ये रक्षोपायों और संबंधी विषयों का अन्वेषण करना तो होगा ही। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना। यार ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लग रही है।
महिलाओं विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गों की महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ये तो पॉजिटिव है। फिर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उस पर सलाह देना, ये भी सही है यार। सेकंड वाला गलत नहीं यार, थर्ड ही है भाई, थर्ड गलत है। बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना, ये स्टेटमेंट सही है। बट महिलाओं विशेष रूप से समाज के दुर्बल वर्गों की महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ये इसका काम नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का कार्य। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके कार्य क्या क्या हैं भाई, देख लेते हैं। भारतीय संविधान व अन्य विधियों के तहत महिलाओं को मिले संरक्षण उपायों की समीक्षा करना, महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच व अनुशंसा करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नीति निर्माण में योगदान देना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव के मामलों पर कार्यवाही करना, सरकार को महिलाओं की सुरक्षा व कल्याण से संबंधित मामलों पर सलाह देना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतरराज्य परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा है भाई। ठीक है, फर्स्ट है भाई, यह राज्यों के बीच विवादों की जांच कर सकता है। अंतरराज्य बोल रहा है तो कर सकता है ऑब्वियसली। ये संघ से संबंधित विषयों की जांच नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। आई थिंक ओनली वन आएगा इसमें फर्स्ट आंसर। देखो, अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय सहयोग स्थापित करना है। अंतरराज्य परिषद के कार्य नीतिगत मामलों पर चर्चा, केंद्र और राज्यों के बीच व राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए चर्चा करना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर समन्वय स्थापित करना, संवैधानिक मुद्दों पर सलाह देना, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़े मामलों में सलाह देना, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या व बदलाव की सिफारिश करना, विवाद समाधान, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करना, राज्यों के बीच उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए सिफारिशें देना और नीतियों का मूल्यांकन करना। वही केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की समीक्षा करना व आवश्यक सुधारों की सिफारिशें करना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी और भारत के महान्याय अभिकर्ता सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करता है। बात तो सही है यार, महान्यायवादी को तो नियुक्त जरूर करता है, लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल को कभी नहीं देखा, पता नहीं। भारत का महान्यायवादी और भारत का महान्याय अभिकर्ता सॉलिसिटर जनरल दोनों संवैधानिक पद हैं। नहीं भाई, ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई डी, ना तो एक ना दो, दोनों के दोनों ही गलत है। पढ़ते हैं क्यों। भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति भारत के सॉलिसिटर जनरल SGI की नियुक्ति करती है। SGI भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद नहीं है, वह केवल एक वैधानिक व कार्यकारी पद है जिसे सरकार की कानूनी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये एक कैसा पद है भाई? वैधानिक या कार्यकारी पद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में प्राण का अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं भाई। स्वास्थ्य का अधिकार, आहार का अधिकार, जल का अधिकार। तो ये सारे प्राण देने वाले हैं, तो सारे के सारे आएंगे भाई 1 2 3। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में आर्टिकल 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है भाई। फर्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब VS मोहिंदर सिंह चावला 1997 और ये पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति VS वर्सेस
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया। आहार का अधिकार, आहार या पोषण का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 केस में सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में माना। मिड डे मील योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को इसी अधिकार के अंतर्गत लाया गया। जल का अधिकार, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इसलिए राइट टू वाटर भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध पेयजल को मौलिक अधिकार करार दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। ये तो सही है। उसे मताधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। ये बात भी सही है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात भी सही है। वह न्यायालय में सरकार का पूर्णकालिक काउंसिल होता है। नहीं भाई, पूर्णकालिक नहीं होता। तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं, यानी आंसर सी। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संविधान के आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त किया जाता है और वह भारत सरकार का प्रमुख विधिक कानूनी सलाहकार होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम प्रधान विधिक अधिकारी होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, उसे मताधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76 क्लोज 1 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह न्यायालय में सरकार का पूर्णकालिक काउंसिल होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी काउंसिल वकील नहीं होते हैं, बल्कि वे सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं और सरकार की ओर से केस लड़ते हैं, लेकिन वे निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल के संकल्प के अनुसार निजी आयोग कौन सम्मिलित है? निजी आयोग में भाई कौन सम्मिलित है? भारत के प्रधानमंत्री, यस। शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल हैं, ये भी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, ये इसमें शामिल नहीं है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भाई इसमें बी आंसर आएगा, सारे के सारे आएंगे। देखो, नीति आयोग का गठन कब हुआ भाई? 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग का स्थान लेने के लिए बनाया गया था। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपाध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यस भाई, इसी के अधीन ही किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। NHRC का उद्देश्य, यह आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए बनाया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार शामिल हैं, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची व विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए भाई। कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है भाई। प्रथम सूची शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताती है। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी गलत है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताती है। ये स्टेटमेंट तो सही है। नवीं अनुसूची कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध बताती है। ये बात भी गलत है। इसमें ओनली फर्स्ट एक स्टेटमेंट सही है, पांचवी अनुसूची सही है। देखो, फर्स्ट अनुसूची जो है शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप का नहीं बताती। पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों से संबंधित है। शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित कौन सी है भाई? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत बात। तीसरी अनुसूची तो
विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, मंत्री, न्यायाधीश की शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। भाई पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये बात सही है क्योंकि पांचवी अनुसूची इन्हीं के बारे में बताती है। नवीं अनुसूची ये भाई जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नहीं, ये गलत बात है। नवीं अनुसूची भूमि सुधार व विशेष कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ी गई थी। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख छठी अनुसूची में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये यूपीएससी में आ चुका है भाई। NCGG की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा की गई थी, ये बात गलत है। राष्ट्रीय प्रशासन अनुसंधान संस्थान NIAR को नया नाम दिया गया और उसे NCGG में सम्मिलित कर दिया गया है, ये बात सही है। NCGG गृह मंत्रालय के अधीन शीर्ष स्तरीय स्वायत्त निकाय, ये बात भी सही है। NCGG के शासी निकाय का अध्यक्ष भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसमें आंसर जाएगा बी। देखो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। NCGG राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित करके शासन संबंधी अध्ययन कार्यशाला तथा परामर्श आयोजित करके तथा नागरिक केंद्रित शासन पर केंद्रित पहल करके सुशासन को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और पंजीकृत कार्यालय मसूरी में है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च NIAR को उन्नत करके की गई थी, जो मसूरी स्थित IAS प्रशिक्षण अकादमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का हिस्सा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अदिति स्कीम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अदिति यार पता नहीं, अद्वितीय रक्षा क्षेत्र से संबंधित। ओके, डेफ कनेक्ट 2024 रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण व रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ किया। स्टार्टअप को अब 25 करोड़ रुपए तक अनुदान सहायता। अदिति योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी और भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। श्री राजनाथ सिंह। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रौद्योगिकी में बढ़त प्राप्त करनी होगी। हमारे देश को एक ज्ञानपूर्ण समाज में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के बिना भारत राष्ट्रीय हित के वैश्विक विकल्पों या विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। 22 समस्याएं वक्तव्यों के साथ 11वीं रक्षा भारत स्टार्टअप चुनौती का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन PM जन मन योजना से संबंध में सही है भाई। ये मतदाताओं को निर्वाचन साक्षरता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। ये पंचायती राज संस्थाओं के प्रकारों में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह सरकारी योजनाओं में जनजातीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह असंगठित क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। तो भाई यह सरकारी योजनाओं के जनजातीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, PM जनमन कार्यान्वयन। देखो भाई, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का लक्ष्य 18 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTs समुदायों को शामिल करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रशासन विभागों के माध्यम से PM जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTs लाभार्थियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTs गांव और बस्तियों को शामिल करने के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTs आबादी के आंकड़ों व बुनियादी ढांचों के अंतराल का अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए PM गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बस्ता स्तर पर डेटा संग्रह का अभ्यास शुरू किया है।
मिशन के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीज लाभार्थी राज्यवार की सटीक संख्या मिशन के अंतर्गत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित हस्तक्षेपों के विशिष्ट दिशा निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है। इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, और 2025 में इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आय सृजन करने वाले विनिर्माण व व्यापार सेवा क्षेत्रों के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण स्वीकृति की जाती है, ये बात भी सही है। PMMY के तहत ऋण कृषि विनिर्माण व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए वित्त पोषण के सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों की ही घटकों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ऋण की संस्वीकृति के लिए समर्थक ऋणाधार के लिए आग्रह नहीं किया जाता, तो इसमें बी स्टेटमेंट जो है, बी स्टेटमेंट गलत है, सी तो सही है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में, बी में डेटा दे रखा है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के बारे में। PMMY भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसकी घोषणा 2015 में केंद्र बजट 2016 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSME को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं भाई प्रकार, ये केंद्रीय क्षेत्र योजना थी और सदस्य ऋण संस्था MLI के माध्यम से ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, निजी क्षेत्र में बैंक, राज्य संचालित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, लघु वित्त बैंक आदि। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड MLI को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देती है। वित्त पोषण की सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी दोनों घटकों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। पात्र उधारकर्ता वही गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय खंड NCSB, जिनमें व्यक्ति स्वामित्व वाली संस्था, साझेदारी फर्म, निजी लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और कोई अन्य कानूनी रूप से शामिल है। क्रेडिट गारंटी माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से पात्र माइक्रो यूनिट्स को CGFMU की स्थापना 2015 में PMMY के तहत स्वीकृत ऋणों की गारंटी के लिए की गई थी। अन्य लाभ वही प्रसंस्कृत शुल्क का भुगतान करने या संपार्श्विक की पेशकश करने की कोई आवश्यकता नहीं। किफ़ायती ऋण तक बेहतर पहुंच और लचीले पुनर्भुगतान विकल्प। मुद्रा कार्ड वही ऋण के कार्यशील पूंजी भाग के लिए मुद्रा ऋण खाते पर जारी किया गया डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाल ही में इसे रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भाई खिजादिया कहाँ स्थित है? ए स्टेटमेंट सही है इसका, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वैसे ये गुजरात में स्थित है। खिजादिया गुजरात में, खिजादिया गुजरात में, ठीक है भाई। ओके, रामसर साइट में अभी इंक्लूड हुआ है, याद रखना इस चीज़ को। विश्व में कुछ जगहों पर चावल, ये क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहले इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ेगा। विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है। उपज को न तो नई किस्म और न ही अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, न ही अब ऐसी काफ़ी ज़मीनें बची हैं जिन पर खेती न हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थानों कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से बदल रही है। बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिम जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही हैं। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं
अगर वह लागू न की जाए। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीक पर उतना ही लागू है जितना यह आनुवंशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तकनीक पर लागू है। आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए, तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीज़ें भी बढ़ेंगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाज़ारों तक ढुलाई की जा सके और उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया अपन ने। अब इसके लगाते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। ये तो वैसे ही स्टेटमेंट अजीब, मतलब क्या बोल सकते हैं, सीमित ही है स्टेटमेंट, सीमित ही कर दिया काम को। कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई जाती, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं भाई, इसमें डी आंसर सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हाँ भाई, आवश्यकता है, तभी तो चेंज आएगा। विकसित देशों के पास बेहतर आधारित संरचना है, वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। विकसित देशों के पास बेहतर आधारित संरचना है, वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। यार विकसित देशों के पास ज़्यादा होगी तो बर्बादी ज़्यादा होगी शायद। आई थिंक 1 आना चाहिए इसका आंसर, फिर इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, बात बिल्कुल सही है। कॉरपोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपने पास परिच्छेद यानी कॉम्प्रिहेंशन। भाई किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है और बौद्धिक गतिविधियां या रुचियां रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो उसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीक ज्ञान की प्रत्यक्ष उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। ये तो अपना परिच्छेद हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग करती है। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उसकी उनमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इसे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो सके। तो भाई इसमें स्टेटमेंट कौन सा, ये स्टेटमेंट एक मतलब सॉलिड स्टेटमेंट है वैसे, और इसका आंसर भी यही है। केवल शिक्षित जनसंख्या या आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो ये अपना पिलर नंबर 6 का मिनी टेस्ट है जो कि अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपने पास पूरी की पूरी ये एम लक्ष्मीकांत के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब लगाएंगे अपन फुल लेंथ टेस्ट और फिर देके आएंगे अपन पेपर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।